हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। देखिए, अपने आप में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा इन्फोर्सिबल है, कौन सा नॉन इन्फोर्सिबल है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि दोनों का सोर्स क्या है, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया हुआ है, क्या डीपीएसपी का कुछ हिस्टोरिकल ओरिजिन भी है। ओके, ये सब भी हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कौन सा आर्टिकल है, क्या है। वैसे तो इसके ऊपर समझिए अपने आप में दो बड़े बड़े सेपरेट टॉपिक हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ना कॉम्प्रहेंसिव व्यू इसी में समझेंगे कि जहां से हम एक या दो क्वेश्चन भी बन जाए हमारा तो काम हो गया हमारे लिए इस छोटे से वीडियो में। चलिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, आपको बता दूं मैं। देखिए, फंडामेंटल राइट आप सबको पता है, मेरे आपके हमारे राइट, और एक तरह से अगर इसको वॉयलेट किया जाएगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल, राइट गारंटेड टू द इंडिविजुअल फॉर द फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन हमारे लिए दिए हैं। लेकिन डीपीएसपी ऐसा कोई गाइडलाइन, मतलब हमारे लिए, मेरे लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ये गाइडलाइन है सरकारों के लिए। कौन सी सरकार? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या? नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी सेम गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है भाई, ये भी समझेंगे। गाइडलाइन, चलिए क्या करना है, इंश्योर करना है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। पर्पस क्या होता है इसका कि भाई मेक श्योर करना है कि सोसाइटी ग्रो हो, सोसाइटी के अंदर ऐसे ना हम इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाएं तो इकोनॉमिक्स भी डेवलप करें हमारा। अब यहां पे बात करते हैं, पार्ट 3 में आता है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, वेर एज पार्ट 4 में आता है 36 टू आर्टिकल 51। सबसे बड़ा डिफरेंस, इस पॉइंट को आप ऐसे स्टार करिए, जितनी बार स्टार कर सकते हैं उतनी बार करिए। इसको आप जस्टिशिएबल, मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप अंडर आर्टिकल नंबर 32 राइट टू रेमेडीज के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। वही अगर आपका, देखिए पहली बात है कि डीपीएसपी ऐसा कोई कोर्ट इन्फोर्सेबल है ही नहीं कोर्ट द्वारा। एक तरह से गाइडलाइन है वो, कि जब राज्य सरकारों के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, जब उतना पैसा अवेलेबल होगा, जब उस तरह का सिचुएशन होगा, तब वो क्या करेंगे, उसको एनफोर्स कराएंगे। आपको कुछ एग्जांपल भी बताता हूं कि ऐसा नहीं कि डीपीएसपी को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाला है, बिल्कुल किया है उन्होंने, वो कर रहे हैं उसके ऊपर काम, या उसके ऊपर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाया है, बिल्कुल बनाया है, लेकिन सारे के ऊपर नहीं बनाया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कर सकें। मेन पॉइंट ये है यहां पे बोलने का कि कोशिश कर रहे हो, यहां पे उनके लिए वही बोला गया है। क्योंकि देखिए, जब आपके सामने, मेरे सामने, जनता के सामने जब वो आते हैं वोट मांगने के लिए, तब वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी को दिमाग में रखते हैं, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि भले उन्हें कोर्ट के सामने इन्फोर्स नहीं कराना, लेकिन जनता के सामने तो कराना है ना, जनता के सामने तो बोलना है। जैसे अभी आप जितने भी वोट बैंक पॉलिटिक्स देख लीजिए, जैसे कि एक टाइम पे हमारा ये, अभी नाम भूल गया यार इनका, अभी केजरीवाल जी जो, अभी बीजेपी जो जीती है, उनका क्या आ रहा था, कहीं ना कहीं वो यमुना को साफ कराने की बात कर रहे थे ना। तो हमारे एरिया में क्लीन एनवायरनमेंट हो, ओके, या फिर सुरक्षित हम पानी उन्हें पी सके, सब चीजें हर जगह पे डीपीएसपी में लिखी हुई हैं। ये डीपीएसपी का पार्ट है, यहाँ पे आप बिल्कुल ही नहीं बोल सकते कि डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात करते हैं, उसको बाद में इन्होंने क्या किया, हमारे फंडामेंटल राइट भी बना रखा है उसको इन्होंने। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने, ऑल्दो इसका पार्ट, जैसे आपको एक बताता हूं मैं, अब मैं जितना मेरे को दिमाग में आ रहा है इसलिए बार बार रुक रुक के बता रहा हूं मैं। जैसे कि प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, क्या उनके लिए काम नहीं किया जाता है? किया जा रहा है ना उनके लिए। हम यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की बात करती है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो क्या आयुष्मान भारत लाया गया उसके लिए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो डीपीएसपी को दिमाग में रख के काम करती है। ठीक है, और जब पॉसिबल होता है तो उसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बनाती है। जैसे आर्टिकल नंबर 40 लिखा है, विलेज पंचायत की बात की गई है। आज देखिए, विलेज पंचायत हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत। आपको पता ही है ना, 73rd जिसमें पंचायती राज की बात की जाती है, 74 अर्बन लोकल बॉडी की बात की जाती है। तो इसी तरीके से सरकार को ये बात दिमाग में रखना पड़ता है, डीपीएसपी की सारी चीजें। ठीक है, लिविंग वेजेस की हम बात करते हैं, वर्किंग वेजेस की बात करते हैं, तो हम मनरेगा चलाया गया, राइट टू वर्क की जब बात होती है तो मनरेगा चलाया गया। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इस चीज को नकार नहीं सकती, इस चीज को ध्यान में रख के अपने ये बनाती है, प्लान्स बनाती है। तो डीपीएसपी इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, दिमाग में रखिए। क्या मैं बोलूं मेरे को काम नहीं मिल रहा भाई, मैं जाके कोर्ट में बोलूं राइट टू वर्क लिखा है, अरे राइट टू वर्क का इसका मतलब थोड़ी कि सरकार तुम्हें दे देगी।
हमें यहाँ पे लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी भी तो लिखा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है, तुम अपने आप को उस काबिल बनाओ। तो इसीलिए अभी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या बोलता है। प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्टेट एनक्रोचमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर स्टेट को ऐसा लॉ बनाता है जो मेरे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं वॉयलेट करे, तो बिल्कुल मैं कोर्ट में जाऊंगा सीधा। या यहां पे एक और कंसेप्ट है जो बताता हूं मैं आपको, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। यहां पे जुडिशियल रिव्यू, जैसे ही कुछ फंडामेंटल राइट मेरा वॉयलेट होगा, कोर्ट के खुद ब खुद कान खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, चलो भाई इस लॉ के, और बहुत सारे ऐसे पिटीशन फाइल हो जाएंगे वहां पे कि लेट्स लुक इनटू दिस। समझ में आएगा आपको? लेकिन ऐसा भाई यहां पे कोई नहीं है। यहां पे बात बोली गई वेलफेयर स्टेट की बात बोली गई है। ओके, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, सोसाइटी में जस्टिस लाने की बात की गई है यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है इन द डीपीएसपी। ओके, पर्पस क्या है भाई? पॉलिटिकल एंड सिविल राइट की बात करता है फंडामेंटल राइट, वेयर एज द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, हर एक स्पेयर की बात करता है डीपीएसपी। ये तो चलिए उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात अगेन वही, लीगली इनफोर्सिबल। अगेन यहाँ पे लीगली कोई इनफोर्सिबल नहीं है, एक तरह से फाउंडेशन है गवर्नमेंट चलाने का, ये फाउंडेशन है, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, क्या इमरजेंसी के टाइम पे डीपीएसपी कोई फर्क पड़ता है? डीपीएसपी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। लेकिन इमरजेंसी अगर लगती है तो आर्टिकल 20 एंड 21 क्या हो जाते हैं, सॉरी बाकी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। एक और बात आपको बता देना चाहता हूं मैं, जितने भी आर्टिकल सस्पेंड होते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 359, वो सब सिर्फ कौन कौन से ग्राउंड पे सस्पेंड होते हैं? वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर आर्म्ड रेबेलियन पे अगर इमरजेंसी लगती है तो यहाँ पे सस्पेंड नहीं हो पाएंगे, वो भी कंडीशन है हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके ऊपर इमरजेंसी में मैंने डिस्कस किया है, जरा वो देख लीजिए। सोर्स क्या है इसका? हमने बिल ऑफ राइट, मतलब यूएसए का जो बिल ऑफ राइट था वहां से हमने इसको सोर्स लिया है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका सोर्स है। वैसे आपको एक बात बता दूं मैं, देर इज वन मोर टर्म, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर देर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस विच वाज फॉर द गवर्नर जनरल, या फिर वाइसरॉय बोलिए आप उनको। 1935 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो देर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस थे। वो जो इंस्ट्रक्शन थे वो किसके लिए थे? वो थे गवर्नर जनरल के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए थे। सो एक तरह से उसी प्रिंसिपल पे डीपीएसपी भी काम करता है। देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उसी प्रिंसिपल पे भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि इसका 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां से भी कहीं ना कहीं सोर्स अपना डिराइव करता है, उस प्रिंसिपल के साथ अपना काम करता है। अदरवाइज प्रॉपर जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से काफी ज्यादा इंस्पायर हुई है, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीजें थी। एक और बात यहाँ पे देखिए, एक बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत इसके ऊपर डिस्प्यूट रहे हैं कि डीपीएसपी को फॉलो करेगी फंडामेंटल राइट किसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये बात दिमाग में भर लीजिए आप मेरे, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट, किसके बीच? डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, किसको प्रेफर करेगी? प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल है कोर्ट में, फंडामेंटल राइट लीगली बाइंडिंग हो जाता है। तो दैट्स वाई हम यहां पे बात करते हैं, मिनर्वा मिल केस में आखिरी जजमेंट दी गई दैट फंडामेंटल राइट को हमने ऊपर रखा है एज कंपेयर टू डीपीएसपी। अच्छा, मिनर्वा मिल केस में और भी बहुत सारी चीजें बोली गई, जैसे बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर। 1980 में आया था, 1980 का केस है ये। तो जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर, इसकी बात की गई है यहाँ पे, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। यहां तक कि मिनर्वा मिल केस में ये भी था कि पार्लियामेंट के जो अमेंडमेंट पावर थी ना, अमेंडमेंट मतलब जो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते थे, उनकी पावर पे भी लिमिट लगाई गई है। लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इस पे भी रोक लगाई गई है कि आप बेसिक फीचर को नहीं हर्ट करेंगे। तो बार बार जितने भी हमें आपको मेजर जब आपको जजमेंट मिलेंगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पुट किया है कि बेसिक फीचर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स अ थिंग, ये हमने सीखा फंडामेंटल राइट एंड डीपीएससी में। वैसे तो ये पूरा टॉपिक आपको कराऊंगा मैं अलग से, आराम से करेंगे, लेकिन सोचा कि यहां से भी एक दो क्वेश्चन अगर बन जाए और चीजें आप लिंक लगा पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ और वॉच करते रहिए। थैंक यू।